आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिनका इस्तेमाल अक्सर लोगों के सोचने, उनके फैसलों और उनके बर्ताव पर असर डालने के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये तरीके कई बार हमें पता भी नहीं चलते लेकिन असर कर जाते हैं। सही कहा। ये जाने पहचाने से लग सकते हैं, पर इनके पीछे का मनोविज्ञान समझना काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। हमारा इरादा इन तरीकों को सिर्फ समझना है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर जान सकें। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये तकनीकें इतनी प्रभावशाली हो सकती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता और हम पर इनका असर हो जाता है। बिल्कुल। इन्हें समझने से शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। आज हम ऐसी 5 खास तकनीकों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बातचीत यकीनन हाँ, सोचने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत करते हैं पहली तकनीक से। इसे कहते हैं पसंद का भ्रम, या अंग्रेजी में द इल्यूजन ऑफ चॉइस। इसमें होता यह है कि किसी को ऐसा महसूस कराया जाता है कि भाई, फैसला तो पूरी तरह उसका अपना है, लेकिन असल में उसे पहले से तय किए गए रास्ते पर ही हाँ, भेजा जा रहा होता है। हाँ, मतलब सीधे सीधे अपनी बात मनवाना हमेशा काम नहीं करता है ना। नहीं करता। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम सबको लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में हो। बिल्कुल। और ये पसंद का भ्रम इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत का फायदा उठाता है। देखिए, जब लोगों को चुनने के लिए कुछ सीमित विकल्प दिए जाते हैं ना, हाँ, तो उनका ध्यान इस बात पर चला जाता है कि अरे, मैं चुन रही हूँ या चुन रहा हूँ, इस पर नहीं कि मुझे चुनने के लिए दिया क्या गया है। अच्छा। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त से पूछे बाहर खाने चलें, तो जवाब हाँ या ना कुछ भी आ सकता है। हाँ, हो सकता है मना कर दे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पूछें बाहर चलें, पिज्जा हट चलते हैं या डोमिनोज, अब देखिए स्थिति थोड़ी बदल गई है। हाँ, अब उसे लग रहा है कि जगह वो चुन रहा है, पिज्जा हट या डोमिनोज, ये उसका चुनाव है। सही कहा। लेकिन असल में चुनाव किस बात का हो रहा है? सिर्फ दो पहले से तय जगहों के बीच। बाहर जाने का जो मुख्य फैसला है, वो तो जैसे मान ही लिया गया है। उसे लग रहा है कि कंट्रोल उसके पास है, जबकि हकीकत में विकल्पों को सीमित करके उसे एक खास दिशा में धकेल दिया गया है। मतलब नियंत्रण का एहसास देना, जबकि असली नियंत्रण कहीं और हो। बिल्कुल, यही इस तकनीक का मूल है। और ये सिर्फ दोस्तों के बीच की बात नहीं है। मैंने देखा है बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग में, सेल्स वाले अपनी पिच में, हाँ हाँ, और यहाँ तक कि राजनेता भी अपनी नीतियां पेश करते वक्त इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि वो सोच समझकर चुन रहे हैं, पर अक्सर वो उन्हीं विकल्पों में से चुन रहे होते हैं जो उन्हें दिखाए जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कितने फैसले सच में हमारे होते हैं। हाँ, ये विकल्पों को फ्रेम करने का खेल है। आप विकल्प इस तरह से रखते हैं कि जो आप चाहते हैं वही सबसे तार्किक या कह सकते हैं आकर्षक लगे। तो ये तो हुआ किसी को अपनी मर्जी की दिशा में मोड़ने का एक तरीका। लेकिन क्या हो अगर हमें किसी से कुछ बड़ा काम करवाना हो, मतलब कोई ऐसी मदद चाहिए हो जिसे मांगने पर शायद सीधा इनकार मिल जाए? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर हमारी दूसरी तकनीक काम आती है, हाँ की सीढ़ी, या जिसे द यस लैडर टेक्निक कहते हैं। बिल्कुल। ये तकनीक इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि हम अपने पिछले व्यवहार के साथ मतलब तालमेल बिठाकर चलना पसंद करते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। अच्छा। अगर हम किसी चीज के लिए एक बार हाँ कह देते हैं, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दोबारा हाँ कहना हमारे लिए आसान हो जाता है। छोटी छोटी हाँ हमें धीरे धीरे एक बड़ी हाँ की तरफ ले जाती हैं। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे असल जिंदगी में ये कैसे काम करता होगा? जरूर। मान लीजिए कोई अपने ऑफिस में प्रमोशन चाहता है। अब सीधे बॉस के पास जाकर मुझे प्रमोशन चाहिए कहने पर शायद बात न बने। हाँ, मुश्किल है। बॉस कह सकता है, देखते हैं, रिव्यू का इंतजार करो। बिल्कुल। लेकिन हाँ की सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इसे अलग तरीके से करेगा। वो शुरुआत करेगा एक छोटी आसान हाँ से। जैसे वो कह सकता है, सर क्या मैं इस क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो सकता हूँ? मैं बस प्रक्रिया समझना चाहता हूँ। अब बॉस के लिए ऐसी छोटी सी गुजारिश पर हाँ कहना ज्यादा आसान है। हाँ, ये तो ठीक है। कुछ समय बाद वो एक थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी मांगेगा। सर क्या मैं इस नए प्रोजेक्ट में कुछ अतिरिक्त काम संभाल सकता हूँ? मुझे लगता है मैं इसमें योगदान दे सकता हूँ। बॉस जिसने पहले हाँ कहा था और शायद अच्छा काम देखा हो, वो फिर से हाँ कह सकता है। अच्छा। फिर शायद वो किसी ट्रेनिंग या वर्कशॉप की बात करें। सर कंपनी एक लीडरशिप वर्कशॉप करवा रही है, क्या मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूँ? इससे मेरी स्किल्स बेहतर होंगी और टीम को फायदा होगा। यहाँ भी हाँ मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
क्योंकि अब तक बॉस उसे एक पहल करने वाले कर्मचारी के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, बॉस कई बार छोटी बड़ी बातों के लिए हाँ कह चुका है। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति भी दिखाई है। हाँ, अब अगर वो व्यक्ति प्रमोशन की बात करता है, सर पिछले 1 साल में मैंने कई नई जिम्मेदारियां ली हैं, क्लाइंट से भी अच्छा फीडबैक मिला है और मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग भी पूरी की है, क्या अब मेरे प्रमोशन पर विचार किया जा सकता है? तो अब बॉस के लिए ना कहना मुश्किल होगा। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। उसे लगेगा कि हाँ, ये प्रमोशन तार्किक और सही है, क्योंकि वो व्यक्ति इस हाँ की सीढ़ी पर लगातार ऊपर चढ़ता आया है। कमाल है। मतलब ये धीरे धीरे सहमति बनाने की प्रक्रिया है। छोटी सहमतियों से शुरुआत करके बड़ी सहमति तक पहुंचना। बिल्कुल। सेल्स में ये बहुत देखा जाता है। पहले छोटा प्रोडक्ट बेचो, फिर बड़ा, या पहले किसी सर्वे के लिए हाँ बनवाओ, फिर डोनेशन मांगो। हाँ, वही। ये निरंतरता और प्रतिबद्धता के हमारे अंदरूनी दबाव का इस्तेमाल करता है। एक बार हमने किसी दिशा में कदम बढ़ा दिया, तो उसी दिशा में चलते रहना हमें स्वाभाविक लगता है। यही हाँ की सीढ़ी का कह सकते हैं मनोविज्ञान है। ये तो वे तर्क और व्यवहार पर आधारित तरीके, लेकिन इंसान सिर्फ तार्किक नहीं होता, वो भावनात्मक भी बहुत होता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी तीसरी तकनीक आती है, जो भावनाओं का इस्तेमाल करती है, अपराध बोध का जाल या द गिल्ट ट्रैप। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, लेकिन ये है क्या? हाँ, ये तकनीक इस बात पर आधारित है कि अपराध बोध यानी गिल्ट एक बहुत शक्तिशाली भावना है। जब कोई व्यक्ति दोषी महसूस करता है, तो वो उस भावना से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। अपराध बोध का जाल इसी भावना को जगाकर किसी से अपनी बात मनवाने का एक तरीका है। पर किसी को दोषी महसूस कैसे कराया जा सकता है इस तरह? इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक आम तरीका है किसी पुराने एहसान का हवाला देना। मान लीजिए आपको अपने दोस्त की कार 1 दिन के लिए चाहिए। ठीक है। अगर आप सीधे पूछें, यार तेरी कार चाहिए 1 दिन के लिए, तो हो सकता है वो मना कर दे, क्योंकि ये एक बड़ी मांग है। हाँ, कर सकता है। लेकिन अगर आप अपराध बोध का इस्तेमाल करें, तो आप कह सकते हैं, याद है पिछली बार जब तुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, मैंने फौरन तुझे 2000 रुपए दिए थे, बिना कुछ सोचे। बस आज मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए, तेरी कार मिल सकती है क्या 1 दिन के लिए? ओहो, अब बात बदल गई। अब उसके दिमाग में वो पुराना एहसान घूमने लगेगा। हाँ, और उसे शायद ये सोचकर अपराध बोध महसूस हो कि इसने मेरी तब मदद की थी, अब मैं कैसे मना करूं। इस भावनात्मक दबाव में उसके लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उस अपराध बोध से बचने के लिए हाँ कह सकता है, भले ही उसका मन ना हो। तो ये तकनीक आपसी रिश्तों, परिवार में, यहाँ तक कि काम की जगह पर भी इस्तेमाल होती देखी जा सकती है। बिल्कुल। कभी कभी लोग आपको ये महसूस कराते हैं कि आपने उनके लिए पर्याप्त नहीं किया है, या आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, ताकि आप उनकी बात मान लें। ये वाकई एक भावनात्मक दांव है। ये दिखाता है कि हमारे फैसले हमेशा तर्क पर नहीं, बल्कि भावनाओं पर भी कितने निर्भर करते हैं। और अपराध बोध शायद सबसे असहज भावनाओं में से एक है जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए ये अक्सर बहुत प्रभावी होता है। चलिए अब एक ऐसी तकनीक पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। ये है चौथी तकनीक, झूठी यादें स्थापित करना या फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। क्या ये सच में मुमकिन है कि किसी के दिमाग में ऐसी याद डाल दी जाए जो कभी हुई ही नहीं? हाँ, सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि हमारी यादें उतनी पक्की और भरोसेमंद नहीं होती जितना हम मानते हैं। अच्छा। यादें बनती हैं, बदलती हैं और कभी-कभी गढ़ी भी जा सकती है। चालाक लोग इसी लचीलेपन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? कोई किसी और के दिमाग में झूठी याद कैसे डाल सकता है? इसका सबसे कारगर तरीका है लगातार दोहराना, पूरे आत्मविश्वास के साथ और शायद कुछ मनगढ़ंत लेकिन विश्वसनीय लगने वाले विवरणों के साथ। जब कोई बात बार-बार जोर देके और भावनात्मक अपील के साथ कही जाती है, तो हमारा दिमाग धीरे-धीरे उसे सच मानने लगता है, खासकर अगर हमारे पास उस घटना की कोई स्पष्ट याद ना हो। राजनीति में इसका उदाहरण देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई राजनेता है जिसकी पिछली उपलब्धियां उतनी खास नहीं रही, लेकिन वो चुनाव जीतना चाहता है। वो झूठी यादें स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि शायद वो अपनी रैलियों में बार बार कहना शुरू करे, आप सबको याद होगा जब पिछली सरकार के समय शहर में पानी की किल्लत थी, तब मैंने अकेले संघर्ष करके ये नई पाइपलाइन मंजूर करवाई थी। अच्छा। फिर मीडिया इंटरव्यू में कहेगा,
हमने अपने कार्यकाल में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया। ये आंकड़े गवाह हैं। वो इन बातों को इतने आत्मविश्वास से शायद कुछ छोटी मोटी कहानियों के साथ सुनाएगा कि लोग जिन्हें असलियत ठीक से याद नहीं, वो सोचने लगेंगे, हाँ यार, कुछ तो था ऐसा, शायद इन्होंने ही करवाया होगा। तो बार बार सुनने से? हाँ, बार बार सुनने से वो झूठी बात दिमाग में एक धुंधली सी याद की शक्ल लेने लगती है। नतीजा ये होता है कि बिना किसी ठोस सबूत के भी लोगों का एक हिस्सा उस बात को सच मान लेता है और उसी आधार पर वोट देने का फैसला कर सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ बार बार दोहराने और आत्मविश्वास से बोलने भर से सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि ऐसी यादें बनाई जा सकती हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी याददाश्त की कमजोरी को उजागर करता है। और ये दिखाता है कि सूचना के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी। हर कहीं सुनी बात को सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। यादें व्यक्तिगत अनुभवों से ज्यादा, आप कह सकते हैं, सामाजिक रूप से भी प्रभावित होती हैं। अब तक हमने 4 ऐसी तकनीकों की बात की जिनमें कुछ ना कुछ कहना या करना पड़ता है, चाहे वो विकल्प देना हो, हाँ बुलवाना हो, एहसास दिलाना हो या झूठ दोहराना हो। लेकिन हमारी 5वीं और आखिरी तकनीक बिल्कुल उल्टी है। ये है खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। ये कैसे काम करती है? चुप रहने में क्या ताकत हो सकती है? हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन खामोशी वो भी संचार का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। अच्छा। जब बातचीत में अचानक चुप्पी छा जाती है तो ये अक्सर सामने वाले व्यक्ति को असहज कर देती है। लोगों को खालीपन भरना पसंद होता है। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए वो अक्सर ज्यादा बोलने लगते हैं या ज्यादा सोचने लगते हैं। मतलब चुप्पी का इस्तेमाल करके सामने वाले पर दबाव बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इसके कई उपयोग हो सकते हैं, जैसे किसी से सच उगलवाने में। वो कैसे? मान लीजिए आपको शक है कि किसी ने कोई गड़बड़ की है। सीधे आरोप लगाने की बजाय आप बस इतना कहें, मुझे पता है क्या हुआ है, और फिर एकदम चुप हो जाएं, उसकी आंखों में देखते हुए। वो व्यक्ति उस खामोशी और आपके जानने के दावे से घबरा सकता है। उस असहजता से बचने के लिए वो शायद खुद ही सब कुछ बता दे। अच्छा, और मोल भाव करते समय अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और डिस्काउंट चाहते हैं, ये पूछने के बजाय कि क्या 20% कम हो सकता है, आप कहें, मैं तो इसे 20% कम में ही लूंगा, और फिर चुपचाप सेल्समैन को देखें और इंतजार करें। हाँ, वो शायद डील पक्की करने के दबाव में आपकी बात मान ले। और कहाँ इस्तेमाल हो सकती है खामोशी? किसी बहस या मीटिंग में अपना वजन बढ़ाने के लिए। अगर कोई लगातार बोल रहा है तो आप बीच में टोकने के बजाय बस शांत रहें और ध्यान से सुनें। जब आप बोलें तो कम और नपातुला बोलें। हाँ, तो आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता मिलेगी। हाँ, आपकी खामोशी आपकी बातों को ज्यादा वजन दे सकती है। कम बोलने वाले को अक्सर ज्यादा बुद्धिमान या शक्तिशाली माना जाता है, यहाँ तक कि किसी को असहज करने के लिए भी। अगर कोई आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बातों का जवाब देने के बजाय सिर्फ शांत रहकर उसे देखते रहें, शायद हल्की सी मुस्कान के साथ। अच्छा, ये उसे आत्मसंदेह में डाल सकता है। हाँ बिल्कुल। ये तो कमाल है। यानी बोलना ही सिर्फ संचार नहीं है, चुप रहना भी उतना ही या शायद कभी-कभी ज्यादा प्रभावी संचार हो सकता है। सही कहा। खामोशी से असहजता पैदा करना, सोचने पर मजबूर करना या अपनी स्थिति मजबूत करना, ये सब संभव है। बिल्कुल, खामोशी एक रणनीति है जिसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बड़ा असर हो सकता है। ये दिखाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हमने मनोविज्ञान की इन 5 दिलचस्प और कह सकते हैं शक्तिशाली तकनीकों को समझा। पसंद का भ्रम, हाँ की सीढ़ी, अपराध बोध का जारू, झूठी यादें स्थापित करना और खामोशी की ताकत। ये सभी तरीके कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते रहते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। बिल्कुल, और इन्हें समझने का मकसद, जैसा हमने शुरू में कहा था, इनका इस्तेमाल करना नहीं बल्कि इन्हें पहचानना सीखना है। हाँ, ये जरूरी है। जब हम जानते हैं कि कोई हमारे साथ हाँ की सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है या हमें पसंद का भ्रम दे रहा है या अपराध बोध महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, तो हम ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। हम अपनी भावनाओं और फैसलों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये जानकारी हमें एक ज्यादा जागरूक और कह सकते हैं सूचित व्यक्ति बनने में मदद करती है। सही बात है, ज्ञानी बचाओ एक तरह से। और चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। अब जब आप इन तकनीकों के बारे में जान गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब आप अपने आसपास होने वाली बातचीत, विज्ञापनों या सार्वजनिक बहसों को शायद एक अलग नजरिए से देखेंगे? सोचिएगा जरूर।